नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर कहानियाँ जो आपके दिल की धड़कन तेज कर देंगी पर। यह कहानी एक सरकारी बस ड्राइवर की है जिनका नाम राम सिंह है। उनके साथ उनका एक कंडक्टर भी है जिसका नाम राजू है। तो अब मैं आपको यह कहानी राम सिंह के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनाता हूँ। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपने बहुत सी डरावनी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी को सुनकर आपको बहुत मजा आने वाला है और साथ में डर का एहसास भी होने वाला है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सकें और आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम राम सिंह है और मैं एक सरकारी बस ड्राइवर हूँ। मुझे बस चलाते हुए लगभग 20 साल से ज्यादा हो गए हैं और इन 20 सालों में मुझे बस चलाने का काफी अच्छा अनुभव हो गया है। मैंने इन 20 सालों में ना जाने कितने रूट्स पर बस चलाई है और हर तरह के रास्तों पर बस को संभालते हुए खुद को साबित भी किया है। मेरे साथ एक कंडक्टर भी है जिसका नाम राजू है। राजू एक होशियार और ईमानदार इंसान है। मैं पहले किसी और रूट पर बस चलाता था, लेकिन इस बार मेरा ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के एक नए रूट पर हुआ। यह नया रूट कुछ खास था। मुझे अब लखनऊ से होते हुए एक गांव की ओर बस ले जानी थी। उस गांव का नाम कुशनपुर था। दिन के वक्त भी उस तरफ जाने वाली सड़क काफी अलग नजर आती थी। मैं अपनी बस को उस रूट पर दिन के वक्त ही चलाता था। मुझे हर रोज एक चक्कर लगाना पड़ता था क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था और कभी कभी वापसी पर मुझे शाम भी हो जाती थी। कुशनपुर तक पहुंचने से पहले 2 से 3 छोटे छोटे गांव भी आते थे। वहां से भी काफी सवारियां मेरी बस पर चढ़ती थी। अब मुझे इस नए रूट पर बस चलाते हुए लगभग 4 से 5 महीने हो गए थे। मैं हर रोज उस गांव से शहर और फिर वापसी पर उस शहर से कुशनपुर तक चलता था। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। एक दिन मैं और राजू एक होटल में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी मेरा कंडक्टर राजू मुझसे कहता है, उस्ताद, क्या आपने कभी इस रास्ते के बारे में कुछ अजीब सुना है? मैंने कहा, नहीं। तो फिर राजू कहता है, उस्ताद, मैंने सुना है यह रूट दिन के वक्त तो ठीक है, लेकिन रात में खतरों से खाली नहीं है। कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ पर बहुत से लोगों के साथ काफी अजीबोगरीब हादसे हुए हैं और कुछ लोगों का तो आज तक पता नहीं चला कि कहाँ गए हैं। और फिर वह मुझसे कहता है, उस्ताद, मैंने गाड़ी में बैठी सवारियों से भी काफी बार ऐसा सुना है। तभी मैंने हंसते हुए कहा, क्या यार राजू, तुम भी किन बातों पर विश्वास करते हो? यह भूत प्रेत कुछ नहीं होता। सारे बातें अफवाह हैं और ऐसी बातें तो काफी गांव में मशहूर होती हैं। तुम टेंशन मत करो, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हें तो पता है, हमें भी काफी वक्त हो गया है इस रूट पर चलते हुए, लेकिन आज तक तो कभी कुछ महसूस नहीं हुआ। तभी राजू कहता है, लेकिन उस्ताद, रात के वक्त तो नहीं चले ना हम इस रूट पर? तो मैं उसे कहता हूँ, तुम भी किन बातों को पकड़ के बैठे हो? इन बातों का कोई मतलब ही नहीं है। और रही रात की बात, तो कभी ना कभी वह भी देख लेंगे। फिर मैंने राजू से कहा, इन बातों को छोड़ो और अपने काम पर ध्यान दो। उसके बाद हम हर रोज की तरह उस रूट पर बस चलते रहे। दरअसल मैं भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन मुझे इस बात का पता भी नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में मेरे साथ क्या होने वाला है। अब सब कुछ अच्छे से चल ही रहा था कि फिर वह दिन आ जाता है जिस दिन हमारे साथ वह घटना हुई थी। उस रात को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। वह मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने एक बुरे सपने की तरह आ जाता है और मेरे रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं।
दरअसल मैं अपनी बस को लेकर रोज की तरह कुशनपुर से शहर की ओर निकला और फिर कुछ समय के बाद हमारी बस शहर पहुंच जाती है। अब शहर में पहुंचते ही मैं अपने कंडक्टर राजू से कहता हूं, राजू आज हम बस का काम करवा लेते हैं। इसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है और काफी दिनों से मैं यह बात नोटिस भी कर रहा था कि बस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन मैं हमेशा सोचता था कि किसी दिन इसका काम करवा लूंगा, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। लेकिन आज हमारे पास वक्त भी है और हम जल्दी से अपनी बस का काम करवा के वापस भी आ जाएंगे, ताकि हम जल्दी से सवारियों को लेकर गांव की तरफ निकल जाएं। मेरी बात सुनकर मेरा कंडक्टर भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, आज बस का काम करवा लेते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा कि सरकारी बसों की हालत क्या होती है। गाड़ी के पार्ट्स से लेकर पूरी बॉडी तक हर चीज को कभी ना कभी रिपेयर की जरूरत पड़ती ही है। उसके बाद मैं और मेरा कंडक्टर बस को लेकर मैकेनिक के पास पहुंच जाते हैं, ताकि इंजन की प्रॉब्लम को ठीक करवा सके और आगे के सफर में कोई भी दिक्कत ना हो। मैकेनिक की वर्कशॉप पर पहुंचते ही हमने देखा कि वहां काफी गाड़ियां पहले से ही लाइन में लगी हुई थी। लग रहा था कि आज मैकेनिक के पास काम काफी ज्यादा था। राजू ने थोड़ी बेचैनी से कहा, उस्ताद लगता है आज हमें काफी देर लग जाएगी। मैंने उससे तसल्ली देते हुए कहा, कोई बात नहीं राजू, बस का काम जरूरी है, वरना कल हमें और ज्यादा दिक्कत हो सकती है। फिर हम दोनों ने मैकेनिक से बात की और उन्हें बस के इंजन की प्रॉब्लम बताई। फिर उसने हमें वेट करने को कहा और हम दोनों वहां बैठकर अपनी बस के रिपेयर होने का इंतजार करने लगे। कुछ समय के बाद मैकेनिक अपना काम शुरू कर चुका था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हम दोनों को लगने लगा कि आज कुछ ज्यादा ही देर लगने वाली है। राजू ने बेचैन होकर कहा, उस्ताद लगता है आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, राजू थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं, मैकेनिक अपना काम कर रहा है, बस थोड़ा और वक्त लगेगा। लगभग 2 घंटे बाद मैकेनिक ने हमें इशारा किया कि बस का काम हो गया है। हम दोनों ने राहत की सांस ली और फिर हम अपनी बस को लेकर वापस उसी जगह पहुंचे जहां से हमें सवारियां लेकर उस गांव के लिए निकलना था। लेकिन वहां पहुंचकर मैंने देखा कि वहां मुझे उस गांव की तरफ जाने वाली एक भी सवारी नजर नहीं आ रही थी। मुझे और राजू को थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने अपने कंडक्टर से कहा, यार राजू, आज तो कोई भी सवारी नजर नहीं आ रही और अभी तो शाम भी नहीं हुई है। राजू ने इधर उधर देखा और फिर कहा, उस्ताद लगता है हमको आज कुछ ज्यादा ही देर हो गई, शायद वह सवारियां किसी और गाड़ी में चली गई होंगी। फिर मैंने सोचा कि राजू ठीक कह रहा है, हो सकता है कि वह किसी और ही गाड़ी में चली गई हो, क्योंकि उन लोगों को क्या पता था कि हम बस का काम करवाने गए हैं और वह हमारा इंतजार आखिर क्यों करते। मैंने इस बात को नजरअंदाज करते हुए बस स्टार्ट की और कुशनपुर की ओर निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने बस स्टार्ट की और थोड़ा आगे बढ़ा, तभी राजू मुझसे कहने लगा, उस्ताद आज हम एक काम करते हैं, हम दोनों यहीं रुक जाते हैं और किसी होटल में जाकर आराम करते हैं। वैसे भी हमें अब काफी देर हो गई है और रात को उस रास्ते पर जाना थोड़ा रिस्की हो सकता है। काश मैंने उस दिन अपने कंडक्टर की वह बात मान ली होती, तो शायद वह हादसा हमारे साथ कभी ना होता। फिर मैंने अपने कंडक्टर से कहा, राजू हम आज रुक नहीं सकते, हमारा जाना जरूरी है। यह सरकारी बस है, हमें इस बस को अपनी मंजिल तक पहुंचाना है। हम इस बस को ऐसे ही कहीं भी छोड़ नहीं सकते। जो भी हो, हमें आज यह रूट पूरा करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी हम यहाँ से तो रोज ही चलते हैं, तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है।
मेरी बात सुनकर मेरा कंडक्टर राजू भी मान जाता है और कहता है, ठीक है उस्ताद, तुम कहते हो तो सब अच्छा ही होगा। उसके बाद हम दोनों अपनी बस में बैठ जाते हैं और फिर मैं अपनी बस को लेकर शहर से कुशनपुर की ओर निकल जाता हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि जिस वक्त की मैं आपको बात सुना रहा हूँ वह वक्त सर्दियों का था। यह बात जनवरी के महीने की है और उस समय सर्दी काफी ज्यादा थी। अब मैं और मेरा कंडक्टर अपनी मंजिल की ओर निकल जाते हैं। हम लगभग दिन के 5 बजे के करीब वहां से निकल जाते हैं। फिर मेरा कंडक्टर मेरे साथ मेरे केबिन में बैठ जाता है। फिर हम रास्ते में थोड़ी बहुत बातें करते हैं। अब जैसे ही हम गांव की ओर बढ़ रहे थे, मैंने देखा कि सड़क के किनारे 2 आदमी खड़े हैं जो हमसे लिफ्ट मांग रहे थे। मैंने राजू से पूछा, राजू, यह लोग इस वक्त कहाँ जा रहे होंगे? यह हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं। क्या बोलते हो, बस रोक कर इन्हें लिफ्ट दे दी जाए या नहीं? राजू ने थोड़ी देर सोचा और कहा, उस्ताद, अभी तो रात भी नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, चढ़ा लेते हैं। कम से कम हम दोनों के अलावा यह भी होंगे बस में। उसकी बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या यार राजू, तुम अभी भी रात को लेकर डरे हुए हो? कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी राजू ने बेचैन होकर कहा, उस्ताद, आज मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा एहसास मैंने पहले कभी नहीं किया। फिर मैंने उसे हिम्मत देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, सब ठीक होगा, तुम देखना। फिर मैंने बस रोकी और उन दोनों आदमियों को लिफ्ट दे दी। अब वह दोनों आदमी पीछे सीटों पर जाकर बैठ गए और फिर हमने अपनी बस को आगे बढ़ा लिया। अब रात पूरी तरह से ढल चुकी थी और अंधेरा गहराने लगा था। बस की हेडलाइट सड़क पर चमक रही थी, लेकिन उनके अलावा दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी। चारों तरफ घना जंगल था जो अब और भी डरावना लगने लगा था। हमारी बस उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी और रात की सर्द हवा के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा भी माहौल पर छा गया था। ना सड़क पर कोई गाड़ी, ना कोई पैदल चलने वाला और ना ही किसी जानवर की कोई आवाज। सब कुछ जैसे धमसा गया था। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा था, अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ हमारी बस की हेडलाइट्स की रोशनी थी जो सड़क को थोड़ा बहुत दिखा रही थी। सड़क के दोनों ओर घना जंगल खामोशी से खड़ा था, जैसे वह भी हमारी हर हरकत को देख रहा हो। अब कुछ देर बस चलाने के बाद मैंने देखा कि सड़क के किनारे 3 लोग खड़े हैं। एक आदमी, एक औरत और उनके साथ एक छोटी सी लड़की जिसकी उम्र लगभग 5 से 7 साल के बीच होगी। वह तीनों हमारी तरफ इशारा कर रहे थे जैसे हमसे लिफ्ट मांग रहे हो। उनकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें मदद की जरूरत है। मैंने बस की रफ्तार धीमी की और राजू से पूछा, राजू, सामने यह लोग हमसे लिफ्ट मांग रहे हैं, क्या कहते हो, इन्हें लिफ्ट दे दी जाए या नहीं? राजू ने उन लोगों की तरफ गौर से देखा, फिर थोड़ा हैरानी से कहा, बड़ी अजीब बात है उस्ताद, इतनी रात को यह लोग इस जंगल के बीचों बीच सड़क पर क्या कर रहे होंगे? मैंने भी उनकी हालत पर गौर किया। उस औरत ने घूंघट डाल रखा था और वह आदमी अपनी जगह एकदम सीधा खड़ा था। उनके साथ वह छोटी सी बच्ची अपनी माँ का हाथ पकड़े खड़ी थी। उसकी मासूम आंखें हमारी बस की तरफ टकटकी लगाए हुए थी। राजू ने उस बच्ची की तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, इनके साथ यह छोटी सी बच्ची भी है, शायद इन्हें सच में मदद की जरूरत होगी। उसकी बात में एक नरमी थी और उस मासूम बच्ची की तरफ देखकर मुझे भी उस पर तरस आने लगा। मैंने राजू की ओर देखा और कहा, ठीक है राजू, शायद हमें इन्हें लिफ्ट दे देनी चाहिए। उसके बाद मैंने अपनी बस को रोक लिया। अब वो तीनों हमारी बस की तरफ आने लगते हैं।
जैसे ही वह हमारी बस के दरवाजे के पास पहुंचे, तभी मेरा कंडक्टर राजू उनसे कहता है, आप लोगों को कहां जाना है? उनमें से वह आदमी राजू से कहता है, हमें आगे जो गांव है वहां तक जाना है। हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हम यहाँ फंस गए हैं। राजू ने उनकी हालत को देखते हुए कहा, ठीक है, आप लोग चढ़ जाइए। लेकिन इतनी रात में इस सुनसान जगह पर कैसे फंसे? आदमी ने एक गहरी सांस ली और बस में चढ़ते बोला, हमने भी सोचा नहीं था कि यहाँ इतनी मुश्किल हो जाएगी। बच्ची को ठंड लग रही है, इसलिए जल्दी घर पहुँचना जरूरी है। औरत ने अब भी अपना घूंघट नहीं हटाया था और बच्ची अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़े हुए थी। फिर राजू ने उन्हें बस में बैठने का इशारा किया। अब वह तीनों धीरे से बस की पिछली सीटों पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर राजू बस का दरवाजा बंद करता है और मेरे साथ केबिन में बैठ जाता है। उसके बाद मैं फिर से बस चलाना शुरू कर देता हूँ। अब हम फिर से उस अंधेरी सड़क पर आगे बढ़ने लगे, लेकिन बस के अंदर का माहौल अब पहले से ज्यादा भारी लगने लगा था। उनके गाड़ी में चढ़ने के बाद बस में काफी ज्यादा ठंड हो गई थी। बस के अंदर का माहौल अब कुछ अलग सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी गाड़ी को किसी ने बर्फ की चादर से ढक दिया हो। राजू ने भी अपनी जैकेट के बटन कसकर बंद कर लिए और मुझे भी अब काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। बस के शीशों पर ठंड की धुंध जमा होने लगी थी, जिससे बाहर का नजारा भी धुंधला हो गया था। हर सांस के साथ ठंडी हवा का एहसास और भी गहरा होता जा रहा था। गाड़ी के अंदर की यह अजीब सी ठंड हमें बेचैन करने लगी थी। राजू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, उस्ताद, यह ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीरे से कहा, हाँ यार राजू, ठंड तो कुछ ज्यादा ही हो गई है। अब जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ रहे थे, ठंड का माहौल उतना ही ज्यादा होता जा रहा था। मुझे बस चलाने में अब काफी दिक्कत हो रही थी। मेरे हाथ सुन्न हो रहे थे। ऐसा लग रहा था मैं ज्यादा देर बस नहीं चला पाऊंगा। मुझे भी ऐसा एहसास आज तक नहीं हुआ था जैसा एहसास आज हो रहा था। अब हमारी बस जंगल के बीचों बीच उस सुनसान सड़क पर चल रही थी। कुशनपुर का रास्ता अभी भी 2 घंटे दूर था। आसपास किसी भी तरह की आवाज नहीं थी। सिर्फ हमारी गाड़ी के इंजन की गड़गड़ाहट और टायरों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, जो उस गहरी रात के सन्नाटे को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। रास्ते के दोनों ओर सिर्फ घना जंगल और पेड़ों के साए दिखाई दे रहे थे, मानो वह भी हमारी गाड़ी के साथ चलते हुए हमें देख रहे हो। अब जैसे ही हम कुछ आगे बढ़े, अचानक से बस के अंदर की लाइटें टिमटिमाना लगी। मैंने और राजू ने एक दूसरे की तरफ देखा और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। तभी अचानक बस को जोर जोर से झटके लगने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बस को पीछे से धक्का दे रहा हो। अभी मैं कुछ समझ पाता, उससे पहले ही हमारी बस सड़क के बीचों बीच रुक गई। फिर हमारी बस की हेडलाइट्स भी ऑफ हो गई, जिसकी वजह से अब हमें बस के सामने की तरफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बस में अब अंधेरा इतना ज्यादा हो गया था कि मैं और मेरा कंडक्टर राजू एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। उसके बाद राजू ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन करके मेरी तरफ किया। अब राजू ने डर के मारे मेरी तरफ देखा और बोला, उस्ताद, यह सब क्या हो रहा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। मैंने भी घबराहट में उसे देखा, लेकिन खुद को संभालते हुए कहा, शायद बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई है,
जिसकी वजह से यह सब हुआ है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है राजू कि आज ही तो हमने बस के इंजन का काम कराया था और अच्छे से बस की सर्विस भी करवाई थी, फिर यह सब कैसे हो गया कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ कि आखिर बस में क्या समस्या हुई है। ऐसा कहकर मैं अपनी सीट के पीछे से एक बैग निकालता हूँ जो मेरा होता है और उसमें एक टॉर्च होती है जिसे मैं हमेशा साथ रखता हूँ ताकि कभी उसकी जरूरत पड़े तो काम आ जाए, और शायद आज मुझे उसकी जरूरत है। फिर मैं उस टॉर्च की लाइट ऑन करता हूँ और अपनी बस से बाहर जाने की कोशिश करता हूँ। अब मैं जैसे ही बस के बाहर जाने की कोशिश करता हूँ तभी मेरा कंडक्टर राजू मुझसे कहता है, उस्ताद बाहर मत जाओ। तो मैं उससे कहता हूँ, क्यों राजू तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो मुझसे कहता है, उस्ताद इस सुनसान सड़क पर बाहर निकलना खतरे से खाली नहीं है। जो भी आज तक मैंने इस रास्ते के बारे में सुना है उसमें सारे हादसे रात के वक्त ही हुए हैं, इसलिए उस्ताद मैं आपको मना कर रहा हूँ। उसकी बात सुनकर मैं उससे कहता हूँ, राजू यार तुम फिर से वही बातें पकड़कर बैठे हो, कुछ नहीं होगा। और अगर मैं बाहर नहीं गया तो हमें पूरी रात इस सड़क पर बितानी पड़ेगी, और तुम्हें तो पता है कि इस सड़क पर रात बिताना कोई आसान बात नहीं है। ठंड इतनी है कि कुछ ही मिनटों में हमारे जिस्म का खून जम जाएगा और शायद हमें जान से भी हाथ धोना पड़े। फिर मैं राजू से कहता हूँ, तुम भी मेरे साथ बाहर चलो, हम दोनों देखते हैं कि आखिर बस में क्या खराबी आ गई है। मेरी बात सुनकर राजू भी मेरे साथ बस के बाहर आ जाता है। बस के बाहर आते ही मैंने देखा कि चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन मैंने किसी चीज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और इंजन का मुआयना करने का सोचा। फिर मैंने इंजन का बोनट खोला और अपनी टॉर्च की रोशनी में उसकी जांच करने लगा, लेकिन मुझे कुछ खास समस्या नजर नहीं आई। फिर मैंने टायरों की ओर देखा तो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लगी, लेकिन फिर भी वह झटके और बस का यूं बीच सड़क में रुक जाना मुझे अजीब लगा। मैं इस सोच में डूबा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। अभी मैं यह सोच ही रहा था कि तभी मुझे पीछे से किसी आदमी की आवाज आती है और वह आदमी मुझसे कहता है, उस्ताद जी क्या हो गया है? आपने बीच सड़क में बस को क्यों रोक दिया है? दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यह आदमी वही था जो अपने साथी के साथ हमारी बस में शहर के थोड़े आगे से बैठा था और वह बस के बाहर आकर हमसे पूछ रहा था कि क्या हुआ है, आपने बस को क्यों रोका है? पहले तो मैं और मेरा कंडक्टर उसकी आवाज सुनकर अचानक से चौंक गए, लेकिन फिर मैं उससे कहता हूँ, भाई साहब बस में कुछ खराबी आ गई है जिसकी वजह से बस रुक गई है। हम लोग देख रहे हैं कि आखिर क्या समस्या हुई है। मेरी बात सुन वो आदमी मुझसे कहता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? तो मैं उससे कहता हूँ, आप क्या मदद करेंगे? हमारी शायद बस में कोई तकनीकी खराबी आ गई है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि आखिर हुआ क्या है। तो वह आदमी मुझसे कहता है, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं। फिर वह आदमी दोबारा से इंजन को चेक करता है और कुछ वक्त के बाद मुझसे कहता है, अब आप बस को स्टार्ट करके देखो। उसकी बात सुनकर मैं बस में चढ़ जाता हूं और बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन बस एक हल्की सी खड़खड़ आहट करती है और फिर बंद हो जाती है। उसके बाद मैं फिर से एक बार बस को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूं, लेकिन इस बार बस स्टार्ट हो जाती है और बस की हेडलाइट्स भी ऑन हो जाती है। बस स्टार्ट हो जाने के बाद मैं काफी खुश हो जाता हूं और उस आदमी का शुक्रिया करता हूं। उसके बाद मेरा कंडक्टर राजू और वह आदमी बस में चढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार वह आदमी हमारे साथ केबिन में बैठ जाता है। फिर हम बस को आगे बढ़ा लेते हैं। अब मैं उस आदमी से कहता हूँ, अगर आज आप ना होते तो शायद हमको आज की रात यहीं गुजारनी पड़ती। तो वह हमसे मजाक में कहता है, शायद आपके साथ साथ हमको भी रात यहीं गुजारनी पड़ती। फिर मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप कहाँ तक जा रहे हो? तो वह आदमी मुझसे कहता है, हम अपने दोस्त की शादी में जा रहे हैं। यहाँ आगे एक गांव आता है, हमारा दोस्त वहीं रहता है, तो हम लोग वहीं जा रहे हैं।
उसके बाद मैं उस आदमी से कहता हूँ, आप पीछे जाकर अपने दोस्त के साथ आराम से बैठ जाइए, जैसे ही वह गांव आएगा मैं आपको बता दूंगा। मेरी बात सुनकर वह आदमी मुझसे कहता है, मेरा साथी तो पीछे सीट पर आराम कर रहा है और मैं भी उसके साथ बैठकर आराम ही कर रहा था, लेकिन बस को अचानक से रुकता देख मेरी नींद टूट गई और फिर मैं जाग गया। वैसे भी मैं काफी देर से आराम करके थक गया हूँ, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ आगे केबिन में बैठकर बातें कर ली जाए। फिर वह आदमी हमारे साथ हमारे केबिन में ही रहा और हम तीनों बातें करने लगे। जिस गांव में उस आदमी को जाना था वह गांव अभी भी 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। हमें लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है, लेकिन शायद हमें इस बात का पता ही नहीं था कि आगे चलकर हमारे साथ जो होने वाला है उसकी शायद हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अभी हम कैब में बातें कर ही रहे थे कि अचानक मेरा कंडक्टर राजू मुझसे कहता है कि उस्ताद, मैं पीछे की सवारियों की टिकट काट कर आता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि उन लोगों को कहाँ तक जाना है। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि मेरा कंडक्टर उन 3 सवारियों की बात कर रहा है जिनको हमने थोड़ी देर पहले अपनी बस में लिफ्ट दी थी, जिनमें एक आदमी, एक वो घूंघट वाली औरत थी और साथ में उनकी वो छोटी सी लड़की जो बस के आखिरी सीटों पर जाकर बैठे थे। उसके बाद मेरा कंडक्टर राजू कभी से उठकर पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही राजू कैबिन से बाहर अपना कदम रखता है वो उसी जगह रुक जाता है और डर के मारे कांप जाता है। उसके बाद वो अपने आप को कैबिंदा बस डर के मारे कांप रहा होता है। उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलने की कोशिश तो कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। उसको ऐसे देखकर मैं भी परेशान हो जाता हूँ। मेरे बार बार पूछने पर भी वह एक मूर्ति की तरह खड़ा होकर बस के पीछे की तरफ देख रहा था। अब मेरे साथ वाला आदमी भी मेरे कंडक्टर से पूछता है, भाई साहब आपको क्या हो गया है, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे। उसकी बात सुनकर मेरा कंडक्टर राजू अपनी उंगली से बस के पीछे की तरफ इशारा करता है। उसके इशारा करते ही वह आदमी भी अब खड़ा हो जाता है और फिर वह भी केबिन से पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है। अब जैसे ही वह पीछे की ओर जाने की कोशिश करता है उसका भी वही हाल हो जाता है जो मेरे कंडक्टर राजू हुआ था, मतलब कि वह भी डर के मारे कांप जाता है और एकदम से केबिन में भागकर मेरी सीट को कस कर पकड़ लेता है। उसको ऐसा करते देख मैं उससे पूछता हूँ, भाई साहब आखिर ऐसा क्या देख लिया है आप दोनों ने जो आप दोनों ही डर के मारे कांप रहे हो। लेकिन मेरे बार बार पूछने पर भी उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन दोनों की ऐसी हालत देखकर मैं भी थोड़ा सा घबरा जाता हूँ और सोचता हूँ कि आखिर ऐसा इन्होंने क्या देख लिया है जो इन दोनों की ऐसी हालत हो गई है। अब मैं उन दोनों से कहता हूँ कि आप लोग मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ नहीं बोल रहे हो ना, तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही बस को साइड में रोक कर देखता हूँ कि आखिर ऐसा क्या है पीछे जिसे देखकर आप लोगों की यह हालत हो गई है। अभी मैंने ऐसा बोला ही था कि राजू थोड़ी हिम्मत करके मुझसे कहता है कि उस्ताद ऐसी गलती भूल कर भी मत करना, अगर आपने बस को रोक दिया तो शायद हम तीनों इसी वक्त मारे जाएंगे। हो सकता है कि बस चलते रहने से भी हम बच ना सक, लेकिन कुछ मिनट तक हमारी जिंदगी बच जाएगी। फिर मैं राजू से कहता हूँ कि आखिर बताओगे भी कि हुआ क्या है। तो राजू डर के मारे हकला हुए मुझसे कहता है कि उस्ताद पीछे जो 3 आदमी हैं वह इंसान नहीं है। उसकी यह बात सुनकर मैं राजू से कहता हूँ कि तुम पागल हो गए हो, इंसान नहीं तो कौन है वह। मेरे ऐसा पूछते ही मेरी सीट को कसकर जिस आदमी ने पकड़ा हुआ था, जो हमारे साथ केबिन में बैठा हुआ था, वह आदमी भी डरते हुए मुझसे कहता है कि भाई साहब आपका कंडक्टर ठीक बोल रहा है, वह तीनों इंसान नहीं है बल्कि कोई प्रेत है। उसकी यह बात सुनकर अब मैं भी बहुत ज्यादा डर गया था और मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। फिर मेरे कंडक्टर राजू ने मुझसे कहा, उस्ताद, जैसे ही मैं पीछे की ओर टिकट काटने के लिए जा ही रहा था
मैंने देखा कि उन तीनों सवारियों का रूप बदल चुका था और वह तीनों ही इतने भयानक लग रहे थे कि उन्हें देखकर मेरी रूह कांप उठी और मैं थर थर कांपने लग गया। वो आदमी जो पहले एक सामान्य सा इंसान लग रहा था अब एक भूतिया आकृति में बदल चुका था। उसका पूरा शरीर झलक काला हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आग में झुलस कर निकला हो। उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हो गई थी, जैसे उसमें कोई अजीब सी आत्मा समा गई हो। और जो औरत उस आदमी के साथ हमारी बस में चढ़ी थी, उस औरत ने अब अपना घूंघट उठा लिया था। उसके लंबे डरावने बाल हवा में लहराते हुए खौफनाक माहौल बना रहे थे। वह औरत उस आदमी से भी ज्यादा भयानक नजर आ रही थी। उस्ताद, उसकी तो आंखें ही नहीं थी, आंखों की जगह खाली गड्ढे नजर आ रहे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से कटा फटा और विकृत दिखाई दे रहा था। उसके हाथों के नाखून बेहद लंबे और तीखे थे। उसकी बड़ी बड़ी दांतों की धार जो होठों से बाहर झांक रही थी, उन पर खून भी लगा हुआ था। उस्ताद, इतना ही नहीं और भी सुनिए। वो जो छोटी सी मासूम दिखने वाली बच्ची थी ना, जिसे देखकर हम दोनों का दिल पिघल गया था, वह भी अब एक छोटे से प्रेत के रूप में बदल चुकी है। वह तीनों मिलकर एक आदमी को नोच नोच कर खा रहे हैं। उस्ताद, यह वही आदमी है जो इन भाई साहब के साथ हमारी बस में चढ़ा था। उस आदमी का सीना पूरी तरह से फट चुका था और उसके शरीर के अंगों को वह औरत जो अब एक चुड़ैल बन चुकी थी और वो आदमी दोनों मिलकर खा रहे थे। वो छोटी सी लड़की जो अब एक छोटे से प्रेत में बदल चुकी थी, उस आदमी का गला फाड़कर उसका खून पी रही थी। उस्ताद, ऐसा डरावना नजारा देखकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा हूँ और डर के मारे कांप रहा हूँ। और इतना तो मुझे पता है कि आज हम सब खत्म हैं। अगर आपने बस को रोक दिया तो उन तीनों को पता चल जाएगा कि हमें उनकी सच्चाई का पता लग चुका है और फिर वह हमें उसी वक्त मार डालेंगे। राजू की यह बातें सुनकर मेरी हालत और खराब हो जाती है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाती है और मैं डर के मारे कांपने लगता हूँ। इतनी ठंड में भी मेरे माथे पर पसीना आ जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हम आखिर बचे तो कैसे। तभी हमारे साथ बैठा आदमी अचानक फूट फूट कर रोने लगता है। राजू उससे पूछता है, भाई साहब आपको अचानक क्या हो गया? वह आदमी कहता है, जिसे उन तीनों प्रेतों ने मार डाला वह मेरा करीबी दोस्त था और मैं उसे बचा भी नहीं पाया। अब हमारी बारी भी आने वाली है। उसकी बात सुनकर मैं उसे थोड़ी हिम्मत देते हुए बोलता हूँ, अभी रोने का वक्त नहीं है। हमें अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अभी वो रेत उस आदमी को खाने में व्यस्त है। हमें जो भी करना होगा अभी करना होगा। फिर मैं सोचने लगता हूँ कि आखिर क्या किया जाए, लेकिन डर के मारे हमारा दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। तभी अचानक से बस के पीछे से हमें एक चीख सुनाई दी और उस चीख को सुनकर हम सब अब और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन हमने उस चीख को नजरअंदाज किया क्योंकि हमें पता था कि यह उन प्रेतों का ही कोई जाल होगा जिसमें वह हमें फंसाना चाहते हैं। हमें इस बात का पता था कि वह चाहते हैं कि हम उस चीख को सुनकर पीछे की तरफ जाएं और वह हमें आराम से मार कर खा जाएं। अब बस में ज्यादा देर तक रहना खतरे से खाली नहीं था। ऐसा लग रहा था कि हम तीनों अपनी मौत का इंतजार कर रहे हैं। अब कुछ देर बाद एक छोटी लड़की के रोने की आवाज आती है और यह आवाज भी बस के पीछे वाली साइड से ही आ रही थी। उस रोने वाली आवाज को सुनकर हमारी बस में डर का माहौल अब और भी ज्यादा हो गया था। हम तीनों केबिन में कांप रहे थे। अब मेरा कंडक्टर राजू और वह आदमी एक दूसरे को पकड़कर मेरी ड्राइविंग सीट के पास बैठे थे। मेरी हालत भी खराब हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि मुझे अभी हार्ट अटैक आ जाएगा। अब हम सभी भगवान को याद कर रहे थे और कह रहे थे, हे भगवान हमारी जान बचा लो, आज हमें इस मुसीबत से बचा लो, कुछ भी करो भगवान लेकिन हमारी रक्षा करो। ऐसा कहकर मैंने बस को चलाना जारी रखा। थोड़ी देर बाद मुझे सड़क के किनारे कुछ जलता हुआ दिखाई दिया। दूर से वह आग की तरह लग रहा था। मैंने सोचा कि यह हमारी आखिरी उम्मीद हो सकती है। मैंने अपने कंडक्टर राजू को और उस
आदमी को भी उस आग के बारे में बताया और उन दोनों को भी अपनी जिंदगी के बचने की थोड़ी उम्मीद लगने लगी। अब मैं अपनी बस को उस जगह तक जल्दी पहुंचाना चाहता था ताकि हमें कोई मदद मिल सके। अब हमने बस को थोड़ा तेजी से उस दिशा में बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन मन में डर अब भी बरकरार था कि यह भी कोई छलावा ना हो। अब हम जैसे ही उस आग की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि तभी हमें अपनी बस के पीछे से किसी के चलने की आवाज आती है। ऐसा लग रहा था कि वह तीनों प्रेत अब हमारे केबिन की तरफ आ रहे हैं। अब जैसे ही हमें उनके कदमों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, हमारे दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो जाती हैं। हमें ऐसा लग रहा था कि हमारा दिल अभी बाहर निकल आएगा, लेकिन मैंने हिम्मत करके उन दोनों से कहा कि हम लोग अब आग के करीब पहुंचने वाले हैं। तुम लोगों को थोड़ा हिम्मत से काम लेना होगा। अगर जिंदगी चाहते हो तो हिम्मत रखनी पड़ेगी। फिर मैं उन दोनों से कहता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनो। मैं अपनी बस की खिड़की को खोल कर रखता हूँ। जैसे ही हम आग के पास पहुँचेंगे मैं खिड़की से बाहर कूद जाऊंगा। तुम लोग भी मेरे पीछे कूद जाना और कूदने के बाद जितनी जल्दी हो सके उस आग के पास पहुंच जाना। ध्यान रहे, जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी आग के पास पहुंचने की कोशिश करना। अगर हम में से कोई भी आग के पास नहीं पहुंच पाया तो फिर याद रखना कि जो हाल हमारी बस में उस आदमी का हुआ है वही हाल हमारा होगा और फिर हमें उन प्रेतों से कोई भी बचा नहीं सकता। फिर मैं उनसे कहता हूं कि मुझे यह भी पता है कि बस से कूदने के बाद हमें काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है, लेकिन अपनी जिंदगी के लिए इतना जोखिम तो हम ले ही सकते हैं। मेरी बात को सुनकर वह दोनों मान जाते हैं। अब मैं अपनी बस की खिड़की खोल लेता हूँ, लेकिन कूदने से पहले अपनी बस की गति को थोड़ा धीमा कर लेता हूँ। ज्यादा धीमा भी नहीं कर सकता था क्योंकि फिर उन प्रेतों को हम पर शक हो जाता। अब जैसे ही मैं उस आग के थोड़ा नजदीक पहुंचता हूं, मैं बस से कूद जाता हूं। कूदने के बाद मैं सड़क पर थोड़ा सा आगे की ओर घिस करता हुआ जाता हूं, जिसकी वजह से मुझे बाजू में थोड़ी चोट लग जाती है, लेकिन मैं खुद को संभालते हुए उस आग की तरफ भाग जाता हूं। मेरे कूदने के बाद मेरे कंडक्टर राजू और उस आदमी ने भी बस से छलांग लगा दी और उन दोनों को भी थोड़ी बहुत चोट आ जाती है। फिर मैं उन दोनों को काफी जोर से आवाज देकर कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके खुद को संभाल कर भागो और मेरी तरफ आ जाओ। फिर वह दोनों ही काफी तेजी से मेरे पास पहुंच जाते हैं और अब हम तीनों ही सड़क के किनारे की ओर चले जाते हैं जहां वह आग जली हुई थी। हम सबके कूदने के बाद हमारी बस सड़क के सामने की ओर एक बड़े पेड़ के साथ टकरा जाती है। बस के टकराते ही बस के अंदर से काफी भयानक चीखें हमें सुनाई देती हैं। वह चीखें इतनी भयानक होती हैं कि उनको सुनकर किसी का भी दिल बैठ जाए। अब हम उस आग के पास जाते हैं। जब हम आग के पास पहुंचे तो हमें एक आदमी दिखाई दिया जिसकी वेशभूषा से लग रहा था कि वह कोई अघोरी है, जो आग के पास बैठकर मंत्र उच्चारण कर रहे थे। उनके चारों तरफ कुछ जानवरों की हड्डियां और राख बिखरी हुई थी। उनके शरीर पर राख मली हुई थी और उनके सामने एक इंसानी खोपड़ी भी रखी हुई थी। उनका चेहरा अंधेरे में भी चमक रहा था, मानो उनके पास कोई अलौकिक शक्ति हो। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उस अघोरी बाबा के पास जाकर कहा, बाबा हमारी मदद करो, हमारी जान को खतरा है। हमारे पीछे 3 लोग पड़े हुए हैं जो इंसान नहीं है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कोई प्रेत हो। बाबा हमें इस मुसीबत से बचाओ, अब आपका ही सहारा है। मेरी बातों को सुनकर अघोरी ने अपनी आंखें खोली और हमें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोगों की समस्या को मैं जानता हूँ। यह तीनों प्रेता आत्माएं हैं जो इस इलाके में काफी लंबे समय से भटक रही हैं और आज वह तुम्हारी बस में चढ़ गई हैं, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं उनकी मुक्ति का उपाय करूंगा। फिर अघोरी बाबा ने अपने पास रखी एक छोटी सी पोटली से कुछ भभूत निकाली और मंत्रों का उच्चारण करते हुए उस भभूत को हमारी बस की तरफ फेंका। उसके बाद उस अघोरी ने एक लकीर को हमारे चारों तरफ खींच दिया
और फिर हमें आदेश दिया कि हम उस लकीर से बने घेरे में ही रहे। फिर उन्होंने हमें कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए इस घेरे से बाहर अपने कदम मत रखना। उसके बाद वह अघोरी बस के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जाते जाते हमसे फिर से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गलती से भी इस घेरे के बाहर मत आना। अगर तुम लोगों में से किसी ने भी इस घेरे को पार कर लिया फिर मैं भी उस आदमी की कोई मदद नहीं कर सकूंगा। उसके ऐसा कहने के बाद वह अघोरी बस की तरफ चला जाता है। उसके बाद वह उस बस की तरफ दोबारा से भभूत को फेंकता है और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लग जाता है। अब उसके ऐसा करने से बस के अंदर से अजीबोगरीब चीखें सुनाई देने लग जाती हैं। उन चीख को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे मानो उन प्रेत आत्माओं को बाबा के मंत्रों से तकलीफ हो रही हो। अब अचानक से काफी तेज हवा चलने लगती है और उस हवा की वजह से हम लोगों को काफी तेज धक्के लग रहे थे, लेकिन हम लोगों ने खुद को संभाले हुए रखा था और एक बात को दिमाग में रख लिया था कि अगर इस बाबा के घेरे से बाहर हम निकल गए तो फिर हमें कोई भी नहीं बचा सकता। हम तीनों ने खुद को काफी हिम्मत से उस घेरे में बनाए रखा था। अब थोड़े समय के बाद बस में से उन चीख का निकलना बंद हो जाता है और फिर धीरे धीरे वह तेज हवा भी बंद हो जाती है। अब अघोरी बाबा ने भी अपने मंत्र उच्चारण बंद कर दिए थे। फिर कुछ वक्त बाद वह अघोरी हमारे पास आता है और फिर हमसे कहता है कि अब तुम लोगों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, वह प्रेत आत्माएं अब मुक्त हो चुकी हैं, अब तुम सब सुरक्षित हो। फिर हम सबने उस अघोरी बाबा का धन्यवाद किया। उसके बाद हम उस घेरे से बाहर आ जाते हैं। फिर मैं उस अघोरी बाबा से कहता हूँ कि बाबा आज आपकी वजह से हम सब बच पाए। अगर आज आप हम लोगों की मदद ना करते तो शायद वह प्रेत आत्माएं हमें मारकर खा जाती। मेरी बात सुनकर वह अघोरी मुझसे कहता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है और तुम सब पर महादेव का आशीर्वाद था जो मैं तुमको यहाँ पर दिखा। तुमको मैंने नहीं बल्कि महादेव ने बचाया है। उसके ऐसा कहने के बाद वह हमें आगे बढ़ने का इशारा करता है और कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से जल्दी निकल जाओ। उसके बाद हम तीनों अपनी बस की तरफ चले जाते हैं जो कि एक पेड़ के साथ टकराई थी, लेकिन बस सड़क पर ही थी। पेड़ से टकराने की वजह से बस के आगे के शीशे टूट गए थे, लेकिन बस को उतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था। उसके बाद मैं बस में चढ़ जाता हूँ, बस को स्टार्ट करता हूँ और वो स्टार्ट भी हो जाती है। हालांकि मुझे लगा नहीं था कि हमारी बस स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अच्छी बात यह थी कि बस स्टार्ट हो जाती है। फिर मैं अपनी बस में बैक गियर लगा के बस को पीछे की ओर करता हूँ। उसके बाद मेरा कंडक्टर राजू और वो आदमी भी बस में चढ़ जाते हैं। फिर हम तीनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन निकलने से पहले मैं उस जगह की तरफ देखता हूँ जहाँ उस अघोरी ने आग जलाई थी। हैरानी की बात तो यह थी कि उस जगह पर ना तो कोई अघोरी दिखाई दिया और ना वो जलती हुई आग। हम तीनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह अघोरी कहाँ चला गया, लेकिन जो भी हो आज अगर हम लोग जिंदा हैं तो यह सब उस अघोरी की वजह से है। उसके बाद हम अपनी बस को काफी तेजी से वहाँ से निकाल कर ले जाते हैं और दोबारा कसम खाते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए उस रास्ते पर कभी भी रात में बस नहीं चलाऊंगा। और फिर कुछ महीनों बाद मैंने अपना ट्रांसफर उस जगह से दूसरी जगह करवा लिया था, लेकिन आज भी उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी यह कहानी? अगर आपको ऐसी और भी कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अब चलते हैं उन दोस्तों की ओर जिन्होंने हमारी पिछली कहानी पर कमेंट करके हमें अपना प्यार और समर्थन दिया। तो चलिए सबसे पहले उनका नाम लेते हैं। पहले हैं जसवीर जम्मू कश्मीर से, सिंह राजपूत उदयपुर राजस्थान से, सचिन हरियाणा से, सुमित जम्मू से और सुहास कर्नाटक से। आप सभी का दिल से धन्यवाद। आपकी प्रतिक्रिया हमें और भी बेहतरीन कहानियाँ लाने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों अगर आपको भी अपना नाम हमारी अगली वीडियो में सुनना है तो इस वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो
को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। साथ ही कमेंट में अपने राज्य का नाम भी लिखें ताकि हमें पता चल सके कि आप हमारी कहानी किस राज्य से सुन रहे हैं। इसके साथ ही आप लोगों से अलविदा कहना चाहूँगा। अपना ख्याल रखें। बाय दोस्तों।